और हम लाइव परिचर्चा में आज हमारे बीच मुख्य वक्ता के रूप में प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह, जो हिंदुस्तानी अकादमी उत्तर प्रदेश के माननीय अध्यक्ष हैं। आप एक समर्थ साहित्यकार, समीक्षक और जिनका क्षेत्रीय भाषाओं पर, लोक भाषाओं पर विशिष्ट कार्य है। आपका सामाजिक जीवन में एक साहित्यकार के रूप में सशक्त हस्तक्षेप है और आपका आज पाथेय प्राप्त होगा इस लोक पहल के मंच पर क्षेत्रीय भाषाओं के विकास में योगी सरकार का योगदान। अभी कल ही 8 जनवरी को उत्तर प्रदेश के आम चुनावों की घोषणा हो गई है। 18वीं विधानसभा के लिए चुनाव होगा। आम निर्वाचन संपन्न होगा, लेकिन यह सरकार कई दृष्टियों से अभूतपूर्व कार्यों के लिए जानी जाएगी और हमारे सांस्कृतिक विमुक्ति का कालखंड भी है, चाहे वो भाषा के स्तर पर हो, राजनीति के स्तर पर हो, अर्थ के स्तर पर हो। यह पूरा कालखंड योगी सरकार का उन्नयन का कालखंड है। यह संयोग है कि उत्तर प्रदेश को एक संत मुख्यमंत्री मिला। कभी डॉक्टर लोहिया कहा करते थे कि धर्म दीर्घकालिक राजनीति है और राजनीति अल्पकालिक धर्म है। धर्म सन्मार्ग पर प्रेरित करता है और राजनीति विकृतियों का समन करती है, विकृतियों का समापन करती है। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री के रूप में जहां एक साथ त्याग और वैराग्य दोनों का अद्भुत और अपूर्व समन्वय है, समन्वय की भाव संज्ञा है, उसके साथ ही आपने जिस प्रशासनिक नेतृत्व को विकसित किया है, आपने जिस प्रकार की प्रशासनिक दक्षता को सिद्ध किया है, वह भारत के संसदीय इतिहास में अभूतपूर्व है। आज हम हर विषय पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन भाषा जो अभिव्यक्ति का सर्वाधिक अभिव्यक्ति का माध्यम है और उसमें उत्तर प्रदेश की विभिन्न भाषाएं और उनका उन्नयन और उसकी संवेदनात्मक अभिव्यक्ति, अगर भाषा ना हो तो हम भावों को अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं। आज इसी क्षेत्रीय भाषाओं के विकास में योगी सरकार के अवदान पर लोक पहल को पाथेय देने का सौभाग्य हम सबों को समर्पित प्राप्त हो रहा है माननीय प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह के द्वारा। आप किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जो भी साहित्य की थोड़ी सी, जिसमें साहित्य की संवेदना हो, चेतना हो, साहित्य की समझ हो, वो जानता है और सर्वसाधारण भी इस नाम से परिचित है। प्रयाग, काशी, गाजीपुर से गाजियाबाद तक, बलिया से बदायूं तक यह नाम बिल्कुल प्रसारित है, जन भावनाओं में है। आज आपका पाथेय प्राप्त होगा। मैं जामिया मिलिया विश्वविद्यालय से डॉक्टर ऋषिकेश सिंह जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि वो सर का और अपने लोक पहल का एक समन्वयात्मक परिचय दें और आज के एक परंपरा का निर्वहन करते हुए प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह का परिचय अपने श्रोताओं को, अपने दर्शकों को उपलब्ध कराएं। डॉक्टर ऋषिकेश सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि सर ने काफी कुछ बातें तो बता ही दी हैं पहले से ही, लेकिन चूंकि एक परंपरा है यहाँ पर परिचय देने की और उसमें लोक पहल के भी परिचय देने की परंपरा है, तो सबसे पहले मैं लोक पहल के इस आभासी कार्यक्रम में अपने सभी दर्शकों, श्रोतागण, सम्मानित लोक पहल के पदाधिकारियों एवं आज के मुख्य अतिथि एवं वक्ता की सादर उपस्थिति को नमन करते हुए आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि सर ने कहा कि थोड़ा लोक पहल का भी परिचय देना आवश्यक है, वो इसलिए क्योंकि हमारे प्रोग्राम विगत 6 से 8 महीनों से लगातार जो है ऑनलाइन चल रहे हैं, तो कई सारे नए दर्शक हमसे लगातार जुड़ते रहते हैं। ऐसे में लोक पहल का एक छोटा परिचय भी आवश्यक है। दरअसल लोक पहल जनता एवं सरकार के मध्य
संवाद और सहभागिता को स्थापित करने का एक साझा मंच है। यह मंच एक सक्रिय सामाजिक हस्तक्षेप के रूप में जाना जाता है। इस मंच के माध्यम से प्रदेश के समग्र विकास, चौतरफा समृद्धि और समरस समाज के निर्माण हेतु हम जनता की समस्याओं को, जनता की बात को, उसकी मांग को न केवल सरकार तक पहुंचाते हैं, बल्कि सरकार की तरफ से किए जाने वाले लोक कल्याणकारी कार्यों को एवं उसकी तमाम योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन करते आए हैं। आज हमारी उपस्थिति प्रदेश के लगभग हर जिले में है और इस लोक पहल के मंच के द्वारा हमने समय समय का मतलब ये है कि हमने हर एक रविवार को, हर एक सप्ताह हमने एक नए मुद्दे को उठाया है। कभी दलित उत्थान के मुद्दे को हमने उठाया, कभी ओटीओपी कार्यक्रम के मुद्दे को हमने उठाया, कभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मुद्दे को उठाया, कभी राजनीति में जातिवाद और अपराधीकरण के मुद्दे को हमने उठाया, कभी धार्मिक प्रतिष्ठानों के पुनर्निर्माण से संस्कृति के उत्थान की बात हमने उठाई। और इन मुद्दों को हमने अपने इन मुद्दों पर बात करने के लिए हमने तमाम उस क्षेत्र के विशेषज्ञों को न केवल आमंत्रित किया, बल्कि जनता के प्रश्नों को लिया और उसका समाधान अपने विशेषज्ञों के माध्यम से या फिर सरकार तक पहुंचा करके करने का प्रयास किया। इस मंच को मूर्त रूप देने में कुछ प्रमुख लोगों का योगदान है, जिसमें कि डॉक्टर नरेंद्र सिंह गौर, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, डॉक्टर बाबूलाल आर्य, पूर्व कुल सचिव एवं कार्यकारी अध्यक्ष, प्रोफेसर गिरीश चंद्र त्रिपाठी, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद, डॉक्टर विजय कुमार सिंह, प्रदेश समन्वयक एवं सब रजिस्ट्रार इलाहाबाद विश्वविद्यालय, डॉक्टर आलोक चौहान, प्रदेश मीडिया प्रभारी एवं निदेशक मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, डॉक्टर संतोष कुमार सिंह, प्रभारी पूर्वी क्षेत्र एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, एवं इनके साथ साथ डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी सर, डॉक्टर मान सिंह सर, डॉक्टर हर्षमणि सिंह सर जैसे हजारों कार्यकर्ताओं के अथक भगीरथ प्रयास से ये मंच आज आपके सामने मूर्त रूप में है। लोक पहल के बारे में इतनी ही बात। और अधिक अगर आपको जानकारी लोक पहल के बारे में जाननी हो तो आप या फिर आप अपनी कोई समस्या हम तक या सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.lokpahal.org को देख सकते हैं, या हमें फेसबुक पेज या फिर आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, या हमारे यूट्यूब चैनल लोक पहल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जैसा कि सर ने बताया कि आज कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम जिस विषय को लेकर के उपस्थित हैं वो विषय है क्षेत्रीय भाषा के विकास में योगी सरकार का योगदान। और इस विषय पर आज हमें हिंदुस्तानी अकादमी के अध्यक्ष डॉक्टर उदय प्रताप सिंह सर का पाथेय प्राप्त होगा। मैं थोड़ा सा विषय के बारे में थोड़ी संक्षिप्त अगर भूमिका दे दूं तो जैसा कि अभी पिछला ही कार्यक्रम था जिसमें कि प्रोफेसर अमृजेश अवस्थी सर ने कहा था कि धार्मिक स्थलों के पुनर्निर्माण से सांस्कृतिक उत्थान नामक विषय पर उन्होंने अपनी बात रखते हुए इस बात को कहा था कि मध्यकाल तभी स्वर्णकाल बन पाया जब भक्ति आंदोलन नामक लोक जागरण हुआ। और वैसे ही वर्तमान समय में केंद्र एवं प्रदेश सरकार के महनीय सद प्रयासों से हो रहे धार्मिक स्थानों के पुनरुद्धार से सांस्कृतिक जागरण हो रहा है। सांस्कृतिक जागरण उन्होंने मध्यकाल के लिए लोक जागरण और वर्तमान समय के लिए सांस्कृतिक जागरण शब्द का प्रयोग किया। हम सभी लोग इस बात को जानते हैं कि भाषा और संस्कृति का एक अन्योन्याश्रय संबंध है। एक दूसरे के बिना किसी का अस्तित्व संभव नहीं है। ऐसे में यह बात ध्यान देने की है कि जब भी सांस्कृतिक जागरण की बात होगी तो वो बिना भाषा के उत्थान और विकास के संभव नहीं हो सकता। इतिहास गवाह है। आप देख सकते हैं कि आदिकाल के प्रमुख जातीय कवि विद्यापति ने राजा कीर्ति सिंह के दरबार में रहते हुए संस्कृत के तमाम ग्रंथ लिखे, किंतु उन्होंने अपनी मातृभाषा, अपनी मातृलोक भाषा को महत्व देते हुए कहा देसिल बैना सब जन मिठा। और इसी कारण आज उन्हें मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। चूड़ांत भक्त कवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि भदति भदेश वस्तु भल बरनी। और अवधी भाषा में तो उन्होंने, या अवधी अब तो लोग बोली कहते हैं, लेकिन उन्होंने जिस रूप में लिखा है आज उसे भाषा कहने में कोई संकोच नहीं हो सकता। अवधी में उन्होंने कालजयी ग्रंथ रामचरितमानस लिखा और उसके महत्व को स्थापित किया। इसके साथ साथ आप आधुनिक काल में देखें, नए काल में आधुनिक युग में प्रवृत्तियों के प्रवर्तक भारतेंदु जी कहे जाते हैं। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन के लिए
भाषा के महत्व को स्थापित करते हुए लिखा कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल। उन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए स्वच्छंदतावादी धारा के एक बड़े कवि श्रीधर पाठक ने भी कहा कि निज भाषा बोलहु पढ़हु गुनहु, और निज भाषा बोलहु लिखहु पढ़हु गुनहु सब लोग। मैं ये सब उदाहरण इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको क्षेत्रीय भाषाओं के महत्व का पता चल सके। एक भाषा का विद्यार्थी होने के नाते मैंने हमेशा से ये महसूस किया है कि अभी तक जितने भी आंदोलन हुए हैं, अभी तक जितने भी जागरण हुए हैं, उन सभी में भाषाओं की एक अक्षुण्ण भूमिका रही है, उसे नकारा नहीं जा सकता है। चाहे आप कबीर को देख लें, सूर को देख लें, तुलसी को देख लें, जयसी को देख लें, इन सभी महाकवियों ने अवधी ब्रज भाषा को आधार बनाते हुए भक्ति आंदोलन का प्रसार किया। और वहीं पर राष्ट्रीय आंदोलन जिसके माध्यम से हमें हमारे देश को आजादी मिली, उसमें आप देख लीजिए भारतेंदु जैसे तमाम लेखकों ने, कवियों ने भाषा के, लोक भाषा के महत्व को स्थापित किया। कई लोक धुनों को आगे बढ़ाया, कई सारे लोक के साहित्य का लेखन किया। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि संस्कृति के उत्थान में भाषा का अपना एक विशेष महत्व है। मुझे इस बात को बताते हुए अपार खुशी हो रही है कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिस दिन शपथ ली थी, उसी दिन अपने शपथ के भाषण में ही उन्होंने इस बात का संकेत किया था कि क्षेत्रीय भाषाओं के विकास से ही भारतीय संस्कृति के विकास की नींव रखी जा सकती है। और उनकी इसी सद इच्छा को आज हिंदुस्तानी अकादमी प्रयागराज डॉक्टर उदय प्रताप सिंह सर के अध्यक्षता एवं मार्गदर्शन में उसे मूर्त रूप देने में और उसे एक सार्थक रूप देने में एक सकारात्मक प्रयास कर रही है। यही कारण है कि आज हमने इस विषय का चयन किया है और इस विषय पर बात करने के लिए हमने इस क्षेत्र के आधिकारिक विद्वान और हिंदुस्तानी अकादमी के अध्यक्ष डॉक्टर उदय प्रताप सर को सादर आमंत्रित किया है। दरअसल जैसा सर ने, अखिलेश त्रिपाठी सर ने जैसा कह दिया कि सर किसी परिचय के मोहताज नहीं है, ये बात बिल्कुल ठीक है। जो भी साहित्य की थोड़ी बहुत समझ रखता है, जानता है साहित्य के बारे में, उसके लिए ये नाम कोई अपरिचित नाम नहीं है। लेकिन फिर भी लोक पहल की एक अपनी परंपरा है कि हम अपने अतिथि का एक विधिवत परिचय देते हैं। वैसे तो इस बात को कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है, सर का वक्तव्य ही सर का परिचय है, लेकिन फिर भी सर के बारे में अपने दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि डॉक्टर उदय प्रताप सिंह का जन्म 1955 में आजमगढ़ जनपद के पखनपुर गांव में हुआ और सर की शिक्षा दीक्षा गोरखपुर विश्वविद्यालय से संपन्न हुई। सर ने भक्तिकाल के क्षेत्र पर अपना महत्वपूर्ण शोध कार्य किया हुआ है और इसके साथ साथ सर संत साहित्य के अधिष्ठाता विद्वान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर के व्याख्यान इस विषय पर मंत्रमुग्ध कर देते हैं, सुनने योग्य होते हैं। और इसके अलावा सर की एक अलग पहचान संस्कृति धर्मी के रूप में, एक वरिष्ठ आलोचक के रूप में, एक स्थापित निबंधकार के रूप में भी है। इसमें इसके साथ साथ सर के अगर लेखन कार्य को अगर हम देखें तो सर की अब तक 20 लिखित पुस्तकें और करीब 15 संपादित पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। सर को इनके लेखन कार्य के लिए, इनके साहित्यिक कर्म के लिए कई प्रमुख संस्थाओं से सम्मान प्राप्त हो चुके हैं, जिसमें मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पुरस्कार, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान जैसी अन्य महत्वपूर्ण संस्थाओं ने सर को सम्मानित किया है। इसके अलावा सर हिंदी के विकास में अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों का हिस्सा रहे हैं और कई सर ने विदेश यात्राएं की हैं। विश्व रामायण सम्मेलन और हिंदी भाषा के विकास में भी सर की सक्रियता अत्यंत सराहनीय रही है। इसके अलावा सबसे जो बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है सर का, वो है हिंदुस्तानी अकादमी के अध्यक्ष के रूप में। सर ने विविध क्षेत्रीय भाषाओं जिसमें कि हिंदी है, उर्दू है, भोजपुरी, अवधी, बुंदेली, तमाम भाषाओं के साहित्य को न केवल आगे बढ़ाने के लिए तमाम प्रकार की योजनाएं जो है चलाई हैं, तमाम प्रकार के कार्यक्रम कराए हैं, बल्कि सर के निर्देशन में 90 वर्षों से अधिक के लगभग 300 पांडुलिपियों पर इस समय कार्य चल रहा है हिंदुस्तानी अकादमी में। इसके अलावा सर ने गुरु गोरखनाथ शिखर सम्मान, गोस्वामी तुलसीदास, संत कबीर, महादेवी वर्मा, फिराक गोरखपुरी, भिखारी ठाकुर, महात्मा बनादास, कुंभन दास इत्यादि महत्वपूर्ण साहित्यकारों के नाम से पुरस्कारों का सर ने सृजन भी किया है। और ऐसा करते हुए सर ने सभी का ध्यान हिंदुस्तानी अकादमी की तरफ आकृष्ट किया है।
सर की संप्रति में 30 से अधिक महत्वपूर्ण पुस्तकों का प्रकाशन भी हिंदुस्तानी अकादमी से हो चुका है। तो ये सर का एक संक्षिप्त परिचय है। दरअसल मैं संक्षिप्त इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम अपने लोभ का संवरण नहीं कर पा रहे हैं सर को इस विषय पर सुनने के लिए। इसीलिए आज सर जैसी विभूति को, साहित्यिक विभूति को पाकर लोक पहल का ये मंच अपने को कृतार्थ समझ रहा है। और मैं सर के पाथेय, इस विषय पर सर के पाथेय के लिए, सर के सादर आमंत्रण के लिए मैं एक बार अखिलेश त्रिपाठी सर की तरफ पुनः चलता हूं और सर से ये निवेदन करता हूं कि सर को सादर आमंत्रित करें वक्तव्य के लिए। डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी सर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर ऋषिकेश सिंह। भाषा लोकतंत्र है, भाषा विज्ञान है, भाषा लोक नायकत्व को प्रस्तुत करती है, अभिव्यक्ति करती है। राम जैसा नायक और तुलसी जैसा गायक, कृष्ण जैसा नायक और सूर जैसा गायक, राम का रामत्व वैश्विक स्वरूप ग्रहण करता है, राम की मर्यादा विश्व नागरिक बनाती है और कृष्ण का ज्ञान और उत्कर्ष वैश्विक मानवता का प्रस्फुटन है। अब मैं बाधा न बनते हुए सर को पाथेय के लिए विनम्रता के साथ सादर आमंत्रित करता हूं। लोक पहल द्वारा ये सांस्कृतिक पहल जो की गई है उसका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और लोक पहल में जितने मुख्य कार्यकर्ता बंधु हैं, डॉक्टर ऋषिकेश सिंह जी, डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी जी, वरिष्ठ वैज्ञानिक संतोष जी, मैं सबसे अभी आभासी दुनिया पर ही पहली बार मिल रहा हूं, साक्षात्कार कर रहा हूं। पर यह महत्वपूर्ण नहीं है कि हम प्रत्यक्ष मिलते जुलते हों, यह महत्वपूर्ण है कि हम सबकी संस्कृति एक है, हम सब भारत माँ की संतान हैं। हमारे शब्द अलग अलग हो सकते हैं लेकिन उस शब्दार्थ सबका एक ही हुआ करता है। और मेरे विषय में जो बातें बताई गई हैं, श्रोता बंधुओं से मैं यही आग्रह करता हूं कि वो सबको आप घटा करके ही मेरा वक्तव्य जो थोड़ा बहुत है सुनेंगे, क्योंकि वो जोड़ेंगे तो शायद मैं उस पर खरा न उतर पाऊं। और डॉक्टर ऋषिकेश ने तो बहुत बातें बता भी दी हैं एकेडमी की, पर 40 वर्षों तक अध्यापन करने के बाद मुझे कोई सरकारी पद मिला कार्य करने के लिए, वो हिंदुस्तानी एकेडमी प्रयागराज है, जिसकी स्थापना 1927 ईस्वी में हुई थी, जब हमारा देश गुलाम था। देश में आजादी की लड़ाई बड़ी तीव्रता से चल रही थी, भाषाओं को लेकर के, संस्कृति को लेकर के, अपने ग्रंथों को लेकर के जो उपजीव्य मिल रहा था, जो हमारे पुराने ग्रंथों से हमको जो संघर्ष करने की चेतना मिल रही थी, स्वामी दयानंद, तमाम इस तरह के जो विद्वान थे, भारतेंदु जी, गोखले जी, तिलक महाराज, ये लोग एक संघर्ष कर रहे थे और वह संघर्ष संस्कृति का संघर्ष था, सांस्कृतिक संघर्ष था। क्योंकि जो आजादी, जो राजनीतिक आजादी का संघर्ष था, उस संघर्ष में तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार जी भी गांधी जी के साथ थे, लेकिन वर्षों बाद काम करने के उपरांत उन्हें लगा कि हमारी जो सांस्कृतिक आजादी है वह राजनीतिक आजादी से नहीं मिलने वाली है। इसलिए उन्होंने अपना एक अलग संगठन बनाया जिसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहा गया, जिसकी स्थापना 1925 ईस्वी में हुई। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हिंदुस्तानी एकेडमी अपने शताब्दी वर्ष की ओर बढ़ रही है। 2-3 वर्ष में हम लोग उसका शताब्दी वर्ष मनाएंगे, पर आज तक हिंदुस्तानी एकेडमी का जो मैं रिकॉर्ड देखता हूं, जो अभिलेख देखता हूं, उसमें मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता कि सांस्कृतिक चेतना को अभियान के रूप में चलाया गया हो। यह पहली बार, क्योंकि यह संस्था
मुख्यतः हिंदी, जिसको गांधी जी हिंदुस्तानी कहते थे, उसी के नाम पर उसी आधार पर इसका नाम भी पड़ा। उर्दू और हिंदी मिली जुली जो भाषा थी हिंदुस्तानी, और फिर उर्दू, इन दोनों के विकास के लिए संवैधानिक रूप से इस संस्था का गठन पहले लखनऊ में हुआ, फिर यहाँ हुआ, अब ये शताब्दी वर्ष की ओर बढ़ रही है। लेकिन आज से लगभग 5 वर्ष पूर्व इस प्रदेश में एक गेरुआधारी मुख्यमंत्री महोदय का पदार्पण होता है, जिनको शुरू में कहा गया कि ये राजनीति किया जाना, ये तो प्रशासनिक कोई पद आज तक संभाले नहीं है। उधर मैं आप सबका ध्यान आकृष्ट नहीं करना चाहूंगा, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारी जो संस्कृति है, सन्यासियों की दी हुई संस्कृति है, ऋषियों की दी हुई संस्कृति है, तपस्वियों की दी हुई संस्कृति है, और उस संस्कृति का संचालन जब कोई ऋषि करता है, कोई सन्यासी करता है, कोई तपस्वी करता है, कोई साधक करता है, तो उसका साक्षात स्वरूप हमारे समक्ष उपस्थित होता है। 17 मार्च 1917 को शायद यही शपथ ग्रहण की तिथि थी वर्तमान मुख्यमंत्री के। उन्होंने शपथ ग्रहण किया, ऋषिकेश जी कह रहे थे उसी दिन उन्होंने घोषणा किया। मुझे तो थोड़ा इसमें मतभेद लगता है, मुझे लगता है कि वो पहला सार्वजनिक भाषण उनका गोरखपुर में हुआ, और वो शायद तिथि थी 20 मार्च 2017, और उसी में उन्होंने यह घोषणा किया कि हमारी संस्कृति की सुरक्षा होनी चाहिए, और साहित्य के माध्यम से वह सुरक्षा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है, मजबूत हो सकती है। इसलिए उन्होंने भाषा विभाग को अपने पास रखा। ये इतना महत्वपूर्ण विभाग नहीं है, और तमाम सरकारों की दृष्टि में इस विभाग का कोई मतलब नहीं था, इधर कोई ध्यान नहीं देता था। ये भाजपा गवर्नमेंट के पहले जो सपा की गवर्नमेंट थी, और उसके पहले जो बसपा की गवर्नमेंट थी, उन सरकारों में तो इसके सारे अधिकारी भी हटा दिए गए थे, अध्यक्ष का पद भी नहीं था, यानी सब कुछ एक तरह से गोलमाल कर दिया गया था। लेकिन सन्यासी की चेतना कुछ अलग ही होती है। पूज्य योगी गोरखनाथ जी की यह चेतना थी, और उन्होंने 20 मार्च 2017 को जो उन्होंने घोषणा किया कि हमारी संस्कृति तभी बची रह सकती है जब हम भाषाओं का संरक्षण करेंगे, और उन्होंने एक विस्तृत बयान दिया, एक विस्तृत वक्तव्य दिया। उस वक्तव्य के आधार पर भाषा विभाग सक्रिय हुआ, और मुझे उस कार्यभार को संभालने का अवसर उनकी सरकार के बनने के 1 वर्ष बाद मिला, क्योंकि मैं बहुत पहले से महाराज जी के यहाँ आना जाना मेरा था। मैं वहीं उनके कॉलेज में प्राध्यापक भी था शुरुआती दिनों में। लेकिन जब मैंने समझा कि मुख्यमंत्री महाराज जी हो गए, तब उनके पास जाना बड़ा कठिन है, और इस कठिनाई को समझते हुए 1 वर्ष मुझे उनके यहाँ पहुंचने में लगा। और उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी एकेडमी का कार्य आपको देखना है। मैं समझ नहीं पाया कि हिंदुस्तानी एकेडमी क्या है। एक आध बार उसमें वक्तव्य मेरा जरूर हुआ था, लेकिन उसके पूरे स्वरूप से मैं परिचित नहीं था। फिर जब मैं यहाँ आया तो हिंदुस्तानी एकेडमी का पूरा अध्ययन किया, और बार बार इस सिलसिले में वर्तमान मुख्यमंत्री से मेरा मिलना होता रहता था। वो बराबर कहते थे कि भोजपुरी के विषय में आप क्या कर रहे हैं, अवधी के विषय में आपकी क्या योजना है, ब्रजभाषा और बुंदेली के विषय में आपकी क्या योजना है। फिर मैं अपने मित्रों को बुला करके, विद्वानों को बुला करके एक विमर्श किया, और उस विमर्श में हमने तय किया कि जो हमारी सांस्कृतिक चेतना है वो हमारी क्षेत्रीय भाषाओं में ही सुरक्षित है। भाषा और बोली का अंतर में बहुत उसमें नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन जिसमें साहित्य नहीं रचा जाता उसको बोली कहते हैं, और जिसमें साहित्य रचा जाता अगर वो बोली भी है तो भाषा हो जाती है। जैसे अवधी, जैसे ब्रजभाषा, जैसे बुंदेली,
और जैसे भोजपुरी, ये भाषाएं जो हैं, बोलियां जो हैं, भाषा बनती चली गई। और जब भाषा बनती चली गई तो इनके साथ ही साथ उसका अध्ययन बढ़ता गया। इसलिए जब हम देखते हैं कि हमारी ये जो क्षेत्रीय बोलियां हैं हमारी क्षेत्रीय भाषा के रूप में आ गई। आप सभी जानते हैं कि 500 वर्षों तक देश पर इस्लाम मतावलंबियों का शासन था। उस शासन में पूरी लड़ाई इन्हीं क्षेत्रीय बोलियों के माध्यम से लड़ी गई। अवधी के माध्यम से भगवान राम को नायक बना करके तुलसीदास एक बहुत बड़ा देशभक्ति का पाठ पूरे देश को पढ़ाते हैं। यदि आप लोग बनारस में रहते हैं तो तुलसीदास ने 12 अखाड़ों की स्थापना की, जिसमें संकट मोचन एक स्थान आज भी है। कहा जाता है कि महाराज बनारस के पुत्र शिकार करते हुए जंगल में खो गए और महाराजा ने संदेश भेजा मेघा भगत के यहाँ कि अब तो राजकुमार खो गए, कैसे मिलेंगे। उन्होंने कहा कि एक साधु है, उनके माध्यम से मैं राम शलाका के माध्यम से ये पता लगाता हूं वो कैसे मिलेंगे। बहुत अवान्तर प्रसंग होगा, उधर मैं नहीं जाना चाहूंगा। तुलसीदास ने राम शलाका बनाया और उन्होंने कहा कि कल प्रातः काल राजकुमार रामनगर के दुर्ग में प्रविष्ट हो जाएंगे। ऐसा हुआ और 1200 का पुरस्कार महाराजा बनारस ने मेधा भगत को दिया। वह 1200 रुपए उन्होंने तुलसीदास को दे दिया और तुलसीदास ने उन 1200 रुपयों से 12 हनुमत विग्रहों की स्थापना काशी में किया, प्रहलाद घाट से लेकर के और संकट मोचन नरिया तक किया। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इन अखाड़ों के माध्यम से तुलसीदास बलवान नागरिक पैदा कर रहे थे, गुलामी से लड़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए। एक तरफ वो राम के चरित्र के माध्यम से एक शंखनाद कर रहे थे कि राम जैसे रावण पर विजय प्राप्त करता है, युद्ध करता है, उसी तरह हमें भी युद्ध करके इन बाहरी लोगों पर इन्हें भगाना होगा और इन्हें अपनी आजादी कायम करनी होगी। उन 12 अखाड़ों के माध्यम से आप सभी बनारस में रहते हैं, जानते होंगे, ये 12 अखाड़े आज भी कुछ तो लोगों ने कब्जा कर लिया, लेकिन उसमें से ज्यादातर 10 स्थान अभी हनुमत विग्रहों के रूप में, मूर्तियों के रूप में सुरक्षित हैं। ये तुलसीदास की देन थी। इसी काशी में बैठ करके तुलसीदास जो रामचरितमानस की रचना कर रहे थे, वह क्षेत्रीय बोली क्या थी? अवधी थी। उस अवधी के माध्यम से ये रचना कर रहे थे। इसलिए क्षेत्रीय बोलियों को हमें छोटी दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जो हिंदी का स्वरूप बना है, खड़ी बोली का स्वरूप बना है, वह पश्चिमी और पूर्वी हिंदी को मिला करके बना है। और खड़ी बोली तो मेरठ के आसपास जो खड़खड़ाहट से युक्त भाषा थी उसको खड़ी बोली कहा गया, भाषा वैज्ञानिकों ने कहा। लेकिन यदि इन क्षेत्रीय भाषाओं के साहित्य को हटा दिया जाए, तुलसीदास के साहित्य को हटा दिया जाए, तो अवधी में क्या बचेगा? ब्रजभाषा से सूरदास के साहित्य को हटा दिया जाए तो ब्रजभाषा में क्या बचेगा? इसी तरह बुंदेली में और इसी तरह भोजपुरी में तमाम जो ग्रंथ और काव्य लिखे गए, इन ग्रंथों और काव्यों में केवल अपनी सांस्कृतिक चेतना की ध्वनि दिखाई पड़ती है। इसलिए वर्तमान मुख्यमंत्री ने कहा कि इन बोलियों के माध्यम से अपने सांस्कृतिक उन्नयन की बात मुख्यतः हिंदुस्तानी एकेडमी को करना चाहिए और हिंदुस्तानी एकेडमी ने उस कार्य को जहां तक समर्थ हो सका उसको आगे बढ़ाने की कोशिश किया। भोजपुरी, ब्रजभाषा, अवधी और बुंदेली, इसके 4 सेंटर हिंदुस्तानी एकेडमी ने बनाया। भोजपुरी का गोरखपुर में, बुंदेली का झांसी में, ब्रजभाषा का अयोध्या में और अवधी का ब्रजभाषा का मथुरा वृंदावन में और अवधी का अयोध्या में। इन 4 केंद्रों के माध्यम से जो स्थानीय साहित्य हैं उनका प्रकाशन करने की योजना हिंदुस्तानी एकेडमी ने बनाई। और उसकी संस्तुति बार बार महाराज जी से मिलने पर वो कहते थे कि नहीं,
और इसकी संस्कृति आगे बढ़ाएगी। भाषा की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो गोरखनाथ हिंदी के पहले कवि, शब्द हमारा खणतर साचा रहणी हमारी साची, कागज लिखे न पत्री बांची, इस तरह गोरखनाथ जी कहते हैं। तो हिंदुस्तानी एकेडमी जब 1927 में स्थापित हुई तो पहला पुरस्कार 1930-31 में प्रेमचंद जी को दिया गया, 500 रुपए का पुरस्कार। और ये पुरस्कारों की श्रृंखला आगे बढ़ती गई। अयोध्या सिंह उपाध्याय को 600 रुपए का पुरस्कार, श्याम सुंदर दास को भी कुछ इसी प्रकार का पुरस्कार। यह क्रम 1998 ईस्वी तक चला। डॉक्टर नामवर सिंह, प्रसिद्ध आलोचक, मार्क्सवादी आलोचक, को 25,000 का पुरस्कार 1998 ईस्वी में दिया गया और उसके बाद सारे पुरस्कार बंद थे। पहले पुरस्कार की राशि भी नहीं थी। जब वर्तमान मुख्यमंत्री आए तो उनके सामने मैंने एक प्रस्ताव रखा और मैंने कहा कि गोरखनाथ पर कहीं पुरस्कार नहीं मिलता, क्योंकि और मिलना चाहिए, क्योंकि गोरखनाथ जी भाषा के पहले, हिंदी भाषा के पहले प्रयोग करता है। तो उन्होंने कहा कि आप दीजिए, जो पुरस्कार देना हो आप बना के लाइए, मैं इसको करूंगा। मैंने अचानक नासमझी में 5 लाख पुरस्कार देश की एकेडमियों को दे करके मैंने कहा कि 5 लाख का पुरस्कार इन पर रखना चाहिए। प्रस्ताव बना के ले गया और गोस्वामी तुलसीदास पर 2.5 लाख, कबीर साहब पर 2 लाख, फिराक साहब पर, इसी तरह महादेवी वर्मा पर, इसी तरह भारत, तमाम ऐसे पुरस्कार मैंने बनाया। सब पुरस्कारों की राशियां थोड़ी थी, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख। लेकिन जो राष्ट्रीय पुरस्कार थे, गोरखनाथ जी का पुरस्कार, गोस्वामी तुलसीदास का पुरस्कार और कबीर साहब का पुरस्कार, यह ले जाते ही महाराज जी मेरे ऊपर बहुत नाराज और उन्होंने कहा कि गोरखनाथ जी को तो आप 5 लाख का पुरस्कार दे रहे हैं और गोस्वामी तुलसीदास को 2.5 लाख का पुरस्कार दे रहे हैं, ये कहाँ का न्याय है? कबीर साहब को आप 2 लाख का पुरस्कार दे रहे हैं, कहाँ का न्याय है? तो मैंने सहमते हुए पूछा कि महाराज क्या करना चाहिए? कहें इनको भी बराबर दीजिए गोरखनाथ जी के। कोई भाषा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है तो कोई सांस्कृतिक चेतना की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसलिए इन तीनों राष्ट्रीय पुरस्कारों को 5-5 लाख का किया गया और एकेडमी में पुरस्कारों का नया सृजन हुआ। 22 वर्षों बाद एकेडमी पुनः पुरस्कार देने का उपक्रम कर सकी। पुरस्कारों का महत्व इतना ही है कि हम अपनी सांस्कृतिक, साहित्य और चेतना के प्रति सतर्क हो सके, इसलिए इन पुरस्कारों की योजना बनाई गई। तो इन 4 केंद्रों की स्थापना करके, और हमें जब हम अपनी सांस्कृतिक चेतना की ओर दृष्टिपात करते हैं तो काशी, मथुरा और अयोध्या, आप सभी जानते हैं पूरे देश में कोई भी हलचल होती है तो अयोध्या को लेकर के होती है, काशी की ज्ञान परंपरा की हलचल होती है और मथुरा के भक्त की हलचल होती है, रासलीला की हलचल होती है। ये सारे स्थान तो इन्हीं क्षेत्रीय भाषाओं के अंतर्गत ही पड़ते हैं और इनका पूरा साहित्य क्षेत्रीय भाषाओं में ही मिलता है। तो फिर हम क्षेत्रीय भाषाओं को महत्व क्यों न दें? इसलिए महाराज योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि हमारे देश का और मुख्यतः प्रदेश का जो सांस्कृतिक वातावरण है, जिसकी लड़ाई हमारे संत 500 वर्षों तक लड़ते रहे, हथियार डाल देने के बाद भी अपने साहित्य के माध्यम से लड़ाई लड़ते रहे हमारे संत, वह किस भाषा में लड़ रहे थे? वह क्षेत्रीय भाषाएं थी। कहीं भोजपुरी थी, कहीं अवधी थी, कहीं ब्रजभाषा थी और कहीं बुंदेली थी। बुंदेली के माध्यम से कितनी लड़ाइयां लड़ी गई, राजा छत्रसाल से लेकर के महारानी लक्ष्मीबाई तक कितनी लड़ाइयां लड़ी गई। यह दृष्टि वर्तमान मुख्यमंत्री की थी और उस दृष्टि को हम लोग जहां तक संभव हो सका उसको आगे बढ़ाने का प्रयास हम कर रहे हैं। इसलिए हमने इन बोलियों पर भी, जिसको आप क्षेत्रीय भाषा कह रहे हैं, इन बोलियों पर, या भाषा वैज्ञानिक टर्मिनोलॉजी में उसको हम कहते हैं उपभाषा, उपभाषा पर, भाषा और उपभाषा, ये हमारी जो 4 उपभाषाएं थी, इन चारों पर मैंने एक एक पुरस्कार रखा। जैसे बुंदेली पर ईश्वरी का पुरस्कार, ईश्वरी के नाम से महाकवि ईश्वरी थे। अवधी में महात्मा बनादास, जो तुलसी उद्यान के पीछे महात्मा बनादास का आश्रम है और 65 ग्रंथों की रचना उन्होंने किया। अंग्रेजों के यहाँ सिपाही थे, पुत्र के मृत्यु के बाद
उनको विराग हुआ और 65 राम भक्ति परक रचना उन्होंने किया। इसलिए अवधि का सम्मान महात्मा बनादास के नाम पर और ब्रजभाषा का सम्मान कुंभन दास के नाम पर। संतन को कहां सी करी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरि नाम। कहने वाले, इसकी उद्घोषणा करने वाले कह रहे हैं कि जिसको प्रणाम नहीं करना चाहिए, उसका मुख देखने में जिसको पाप होता है, ऐसे लोगों के यहाँ संत क्यों जाए। यह जो स्वाभिमान की चेतना थी हमारी क्षेत्रीय भाषा में थी, इस स्वाभिमान को हमारे कवियों ने जगाया अपनी सांस्कृतिक चेतना के माध्यम से। इसलिए हमारी सांस्कृतिक बढ़ोतरी में, उसकी वर्धमानता में इन क्षेत्रीय बोलियों का बहुत महत्व है। और इसके साथ ही साथ वर्तमान मुख्यमंत्री महाराज योगी जी ने यह भी कहा कि इन पर सब पर आपको कोष बनाना चाहिए और कहना ना होगा कि अवधी और ब्रजभाषा पर हिंदुस्तानी एकेडमी ने कोष का निर्माण कर दिया है। यानी अवधी में हमारे बहुत से शब्द मर रहे हैं, हमारे जैसे भोजपुरी के तमाम शब्द मर रहे हैं। दाना मर रहा है, भूजा मर रहा है, सतुआ मर रहा है। ये सारी चीजें यदि हम प्रयोग नहीं करेंगे, हमारे शब्द मर जाएंगे, और हमारे शब्द मर जाएंगे तो हमारी संस्कृति मर जाएगी। इसलिए इन शब्दों का कलेक्शन किया गया, इनका एकत्रीकरण किया गया, इनका कोष बनाया गया। कोष तो हमारे यहाँ बहुत हैं, लेकिन बोलियों के कोष बहुत कम हैं। कहना न होगा कि हमारे देश में अंग्रेजों ने, ग्रियर्सन इत्यादि ने इन बोलियों पर बहुत अच्छा अध्ययन किया था। और एक बार ग्रियर्सन जब बिहार में कलेक्टर थे तो एक इसी तरह हंसी मजाक की बात की जाती है कि ग्रियर्सन ने अपने नौकर से कहा कि देखो हम सब भोजपुरी शब्द जानते हैं। तो उनके नौकर ने कहा कि नहीं साहब, आप सब शब्द नहीं जानते हैं, अभी भोजपुरी में बहुत शब्द हैं। तो ग्रियर्सन बहुत पढ़ने वाले आदमी थे, कलेक्टर थे, भाषा सर्वेक्षण उन्होंने कई किया था। तो उन्होंने कहा कि पूछो कौन शब्द हम नहीं जानते हैं। तो उसने कहा कि पुतनहर शब्द का अर्थ आपको मालूम है? पुतनहर। तो ग्रियर्सन ने हाथ खड़ा कर दिया, कहा नहीं। तो कहे हमारी भाषा में भी तमाम क्षेत्रीय भाषाओं में ऐसे शब्द हैं जो अपनी अभिव्यक्ति को बड़ी पूर्णता के साथ, स्पष्टता के साथ रखते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन चीजों पर बहुत ध्यान दिया और उनकी प्रेरणा से ही शब्दकोश बने, उनकी प्रेरणा से ही सांस्कृतिक चेतना के 4 केंद्र बने, और उनकी प्रेरणा से ही तमाम ऐसी गोष्ठियां हुई जिन पर आज के युवक आकर्षित हुए और उस पर अध्ययन होने लगा। इन पुरस्कारों के देने का अर्थ भी इतना ही है कि हमारी जो पुरानी हिंदी है, हमारी जो क्षेत्रीय भाषा है, उसका लोग अध्ययन करें, उसमें रचना करें, उसमें तन्मय हों, क्योंकि वो हमारी संस्कृति की थाती है, धरोहर है। अगर उसको हम छोड़ देंगे, बहुत आधुनिक हम बनेंगे, तो एक दिन हम एकदम कटे पेड़ की तरह हो जाएंगे। इसलिए इन सारे संदर्भों को समेटते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं कि जो सांस्कृतिक हमारे केंद्र बने हैं, हमारी जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, जो हमारी हिंदी का निर्माण करती हैं। गंगा के विषय में कहा जाता है कि गंगा केवल गंगा नहीं है, तमाम नदियों का जल आता है और गंगा समृद्ध हो जाती है। उसी तरह हिंदी, जिसको हम खड़ी बोली हिंदी कहते हैं, तमाम उपभाषाओं के, क्षेत्रीय बोलियों के शब्द जाते हैं, और वे शब्द जब हिंदी में मिल जाते हैं तो हिंदी एक विषाण कर लेती है। और इन शब्दों को अगर हम अवधी के साहित्य निकाल दें, ब्रजभाषा और भोजपुरी और बुंदेली के साहित्य को निकाल दें, तो खड़ी बोली का साहित्य कितना बचता है। इसीलिए हमें इन क्षेत्रीय बोलियों के संरक्षण पर, इनकी सांस्कृतिक चेतना पर निरंतर बात करने की जरूरत है। लोक पहल ने यह बहुत ही उम्दा पहल की है, बहुत उत्तम पहल की है। इसके लिए आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर। आपने भाषा की जो सूक्ष्म ताकत है, जो भाषा की सूक्ष्मता है और उसकी जो संवेदनात्मक अभिव्यक्ति है, वह अर्थ से लेकर राजनीति, समाज, धर्म, दर्शन और वो अंततः सांस्कृतिक चेतना के जागरण का किस तरह प्रतीक बन जाती है,
वास्तव में सर ने कहा, संकेतों में ही कहा कि क्षेत्रीय भाषा जिसे हम बोली कहते हैं, इन्हीं बोलियों ने गोली का काम किया है और देश की सांस्कृतिक संघर्ष की लड़ाई लड़ी है। और राजनीतिक संघर्ष का एक अलग स्वरूप है, उससे प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन संस्कृति ही राजनीति, धर्म, दर्शन सबका रीढ़ है, बैकबोन है, मूल है, और उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। और वर्तमान पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने सांस्कृतिक कितना हस्तक्षेप और पहल की है हिंदुस्तानी अकादमी के। आज तक मैं बहुत सर को जब सुना तो आश्चर्य भी हुआ, सर को मैंने श्रोता के रूप में सुना है, विस्मय हुआ, क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी हूं, कि आज मन प्रफुल्लित और गदगद हो गया कि गुरु गोरखनाथ पर 5 लाख का पुरस्कार है, कबीर पर 5 लाख का पुरस्कार है, तुलसी पर 5 लाख का पुरस्कार है। भारत के इन संसदीय इतिहास में यह पहला कालखंड है जिसमें इतना बड़ा पुरस्कार, इससे तुलसी के नाम पर यह पुरस्कार कोई साहित्यकार को हम देते हैं तो उसकी वो मात्र आर्थिक प्रोत्साहन नहीं है, देश के सांस्कृतिक नवनिर्माण की दिशा में भावी पीढ़ियां किस तरह संलग्न और रत रहें, इसकी शाश्वत अभिव्यक्ति है, उसी का अंगदी पांव है। और उत्तर प्रदेश का एक ऐसा मुख्यमंत्री जो दृढ़ मनस्विता का प्रतीक है, जिसमें सचमुच सर जब कह रहे थे कि तुलसी ने काशी में 12 हनुमान के विग्रह, 12 अखाड़ों का निर्माण किया, वो 12 अखाड़े नहीं थे, वो 12 सांस्कृतिक अंगदी पांव थे, जो राम की मर्यादा, कृष्ण का उत्कर्ष और शंकर के मानस को राष्ट्र से विश्व तक आलोकित कर सके। आपने जो गुरुतर और इतना सूक्ष्म, सरल, सहज, प्रवाहमयी भाषा में, जैसे गंगोत्री से गंगा कल कल छल छल करती हुई प्रवाहित होती हैं, अत्यंत सरल सरस भाषा में आपने जो बोधगम्य कराया और उसमें जो तथ्यों की उपस्थिति थी वह अभूतपूर्व है, और हम लोग बहुत मंत्रमुग्ध हैं। और ये कई माध्यमों से हर जगह जाएगी, और YouTube से लेकर हमारे लोक पहल के फेसबुक पर इसको लाखों लाखों लोग बाद में भी सुनेंगे, वर्तमान में तो सुन ही रहे हैं, और इससे हम लोग बहुत लाभान्वित होंगे। और यह योगी सरकार का जो कालजयी प्रयास है, काल के वक्ष पर किसी में हिम्मत नहीं है कि तुलसी का नाम लेके कह दे, गुरु गोरखनाथ का नाम लेके इस तरह के पुरस्कारों की उद्घोषणा कर दे। किसी में हिम्मत नहीं थी कि कह दे कि इन सांस्कृतिक केंद्रों का प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह आप उत्थान करने के लिए, और नाराज हो जाए कि इतना लेके आए हो, अरे राशियों की अभिवृद्धि करो। यह ऐसा यशस्वी मुख्यमंत्री मैं तो समझता हूं कि हम लोगों का सौभाग्य है जिसमें योगी आदित्यनाथ जैसे उत्तर प्रदेश को मुख्यमंत्री मिले हैं। यह इतिहास की अद्भुत घटना है, अद्भुत संयोग है, जिसमें हिंदुस्तानी अकादमी को भी प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह मिले हैं, जिनमें वो चेतना थी, वो पुरानी पीढ़ी है, जिसमें एक कसक है, जिसमें केशव बलिराम हेडगेवार की भी संवेदना है और राष्ट्र की छटपटाहट है, और जिसमें तुलसी की आत्मपीड़ा भी है, और जिसमें सूर का वात्सल्य भी है। ये सब मिलके भारत बनता है, और यह उदय प्रताप सिंह जैसे लोग ही कर सकते हैं। और योगी आदित्यनाथ जी का मार्गदर्शन और निर्देशन, आयु में कितने छोटे लेकिन काम राम जैसा, काम हनुमान जैसा अद्भुत कार्य, आपका अद्भुत पाथेय हम सबको प्राप्त हुआ। हम धन्य और मंत्रमुग्ध हैं। हम केवल आपकी आत्म प्रशंसा और अपनी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, बल्कि यह नैसर्गिक रूप से फूटते हुए शब्द हैं। अब मैं औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के लिए सर के लिए मैं डॉक्टर भावेश जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और सर का औपचारिक रूप से धन्यवाद ज्ञापन करें। धन्यवाद अखिलेश त्रिपाठी सर। सर, मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूं, इतिहास का शिक्षक हूं, और इतिहास को जब हम लोग देखते हैं आज के दौर में, तो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात सामने आती है, क्षेत्रीय इतिहास लेखन। और क्षेत्रीय इतिहास लेखन के लिए जब हम लोग निकलते हैं, तो ये जो क्षेत्रीय भाषा है, इस क्षेत्रीय भाषा का जो साहित्य है, वही हमारी लेखनी का आधार बनता है। आज इस परिचर्चा में
एक बड़े विद्वान जिनका नाम कोई ऐसा व्यक्ति नहीं साहित्य से जुड़ा, इतिहास से जुड़ा, जो उन्हें जानता ना हो, डॉक्टर उदय प्रताप सिंह जी, जो वर्तमान में हिंदुस्तानी अकेडमी के अध्यक्ष हैं। आज उनको इस परिचर्चा में सुनकर मेरा ये विश्वास है कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में केवल क्षेत्रीय भाषाओं का विकास नहीं होगा, हिंदुस्तानी अकेडमी के प्रयास से केवल क्षेत्रीय भाषाओं का विकास नहीं होगा, बल्कि क्षेत्रीय भाषा और साहित्य का जितना विकास होगा उतना ही विकास भारत की इतिहास का होगा, क्योंकि भारत के क्षेत्रीय इतिहास लेखन का अब आधार यही क्षेत्रीय भाषा और उसका साहित्य बनेगा। एक बड़े विद्वान डॉक्टर उदय प्रताप सिंह जी अपने व्यस्ततम समय से इतना वक्त निकालकर हम लोगों के बीच में आए। उन्होंने एक महान जो प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार का है, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का है, उनके प्रयास को हम सब के बीच में रखा इस परिचर्चा में, और हमें उसके जो पुरस्कार हैं और पुरस्कार के साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का जो व्यक्तिगत रुचि है साहित्य, क्षेत्रीय भाषाओं के विकास और साहित्यकारों का सम्मान के लिए, उनसे हमें अवगत कराया। ये हमें ही और इस परिचर्चा में सम्मिलित सभी लोगों के लिए एक सौभाग्य की बात। मैं लोक पहल की ओर से डॉक्टर उदय प्रताप सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं कि वे इस परिचर्चा में आए और उन्होंने अपने विचारों को व्यक्त किया हम सभी के बीच। हम सभी इस परिचर्चा से बहुत अधिक लाभान्वित हुए, विशेष तौर से क्षेत्रीय भाषाओं, और बीच बीच में उन्होंने जो हमें जानकारियां प्रदान किया भोजपुरी के संबंध में, अवधी भाषा के संबंध में, ब्रज भाषा के संबंध में, तुलसीदास जी के द्वारा किए गए महान सांस्कृतिक अतुलनीय योगदान के विषय में, तो ये हम सभी के लिए एक बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी इस परिचर्चा के माध्यम से प्राप्त हुई हम सभी को। इसके लिए मैं पुनः बारंबार डॉक्टर उदय प्रताप सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। धन्यवाद अखिलेश सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने संकेतों में कहा, सर ने संकेतों में कहा, देश की जब भी सांस्कृतिक आजादी की लड़ाई लड़ी जाएगी, क्षेत्रीय भाषाओं का अभूतपूर्व योगदान है। जो काम इतिहासकारों ने नहीं किया है, हमारे इतिहास को भी सुरक्षित और संरक्षित करने का काम क्षेत्रीय भाषाओं ने, बोलियों ने किया है। अब मैं चाहूंगा कि अगर डॉक्टर हर्षमणि सिंह मुझे सुन रहे हैं, तो अगर किसी का कोई प्रश्न है तो उसे प्रस्तुत करें। डॉक्टर हर्षमणि सिंह। जी सर, मैं सुन रहा हूं सर। ऐसा कोई प्रश्न तो नहीं है लोगों ने। एक प्रश्न डॉक्टर साहब है जिसमें कुछ क्षेत्रीय भाषाओं की प्रश्न के रूप में नहीं है, लेकिन उसमें प्रश्न का बड़ा भाग जो लास्ट है सर, अपनी भावनाओं को हम जितने अच्छे तरीके से अपनी क्षेत्रीय भाषा में बयान कर सकते हैं, उतना किसी और भाषा में नहीं। ये एक हिमांशु पांडे जी का है अपनी विचारों में। इस पर अगर मैं चाहूंगा कि जो पाठ्य जिनका हमें प्राप्त हुआ, अगर वो कुछ कहना चाहें तो एक। जी सर, जी सर। ये तो कोई प्रश्न नहीं है, ये तो अच्छी बात वो स्वयं कर रहे हैं। जी जी। और कोई प्रश्न हो तो पूछिए। इसमें वो क्या जानना चाहते हैं बताइए, तो मैं कुछ कर सकूं। हेलो डॉक्टर हर्ष जी। जी सर, जी सर। हाँ सर, ये उसी के समर्थन में है मेरा। इनका शायद जानने का ये है कि क्या हम लोग इस लोक पहल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को इस दिशा में और क्या पहल करने की आवश्यकता हो सकती है। क्या इसका एक जो प्रस्थान बिंदु है इस पटल के माध्यम से, अगर हम कुछ कहना चाहें तो उसके लिए आप सर्वाधिक उपयुक्त व्यक्ति हैं। तो अगर उस पे संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहें। नहीं, अभी तो देखिए चुनाव की घोषणा हो गई। जी जी जी। नहीं तो हम लोग काशी में ही इस पर एक संवाद रखते और महाराज जी से निवेदन करते, वो आते। जी 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 जी। क्योंकि
महाराज जी कहते हैं कि भाई जो भी काम हो ये भाषा विभाग के अंतर्गत है, मेरे माध्यम से ही होना चाहिए। जी जी ये इतना महत्वपूर्ण वो समझते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जी जी मैं कह चुका हूं कि पिछली सरकारों में इसको कोई मान्यता ही नहीं देता था। ये भाषा क्या है, ये पुरस्कार क्या है, हिंदुस्तानी एकेडमी क्या है, ये कोई अर्थ नहीं रखता था। लेकिन महाराज जी बराबर उनकी इच्छा है कि जो हमारी सांस्कृतिक चेतना है उसी से हम सुरक्षित हैं, और उस सांस्कृतिक चेतना को जब जब हम जितना ही मजबूत बनाएंगे, उसका सबसे सशक्त माध्यम साहित्य है। वो साहित्य हमारे पास है, इसलिए हम गर्व से अपने सांस्कृतिक श्रेष्ठता को लोगों के समक्ष व्यक्त कर सकते हैं। हमारे तीन नायक राम, कृष्ण, भगवान शिव यहीं के हैं, योगी गोरखनाथ यहीं के हैं, हमारी काशी यहीं की है जो ज्ञान की नगरी मानी जाती है, हमारी गंगा इन्हीं प्रांतों में घूम घूम करके बहती हैं। तो हमारी जो सांस्कृतिक चेतना है, हम उसी से आज तक सुरक्षित हैं। शस्त्र और शास्त्र दोनों का स्वागत होना चाहिए, लेकिन शस्त्र की जो मारक क्षमता होती है वह शास्त्र से भी अधिक होती है। वर्तमान मुख्यमंत्री इस पर बराबर बल देते हैं। धन्यवाद जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और सर, हर सर कोई प्रश्न? सर और कोई प्रश्न नहीं है, और मैं बस एक बात और सर के ही उसमें जोड़ना चाहूंगा जिससे शायद इस परिचर्चा को और बल मिले, है कि जो भाषा है और जो बाजार का संबंध है, वो कई बार बाजार की भाषा जो है, जो क्षेत्रीय भाषाओं को निचले पायदान पर धकेल देती है। लेकिन इस सरकार के माध्यम से उत्तर प्रदेश में इस तरीके की जो ईज ऑफ बिजनेस डूइंग के माध्यम से जो पहल हुई, जिसके माध्यम से तमाम सारे जो बॉलीवुड की जो फिल्में हैं उनको बनाने जो निर्देशक हैं वो उत्तर प्रदेश के शहरों की ओर रुख कर रहे हैं। और पिछले 2-3 वर्षों में ऐसी कई सारी ब्लॉकबस्टर फिल्में आई हैं जिनका परिवेश या तो अवधी भाषा रही है, या जिनका परिवेश ब्रज भाषा रही है, या जिनका परिवेश भोजपुरी भाषा रही है। तो मुझे लगता है कि इस तरीके के और भी प्रयास आने वाले समय में इस सरकार के माध्यम से हमें देखने को मिलेंगे, और एक किस्म का जो क्षेत्रीय भाषाओं की जो प्रभुता है वो पुनः स्थापित होगी, और न केवल क्षेत्रीय भाषाओं की प्रभुता स्थापित होगी बल्कि उनकी संस्कृति को भी अभूतपूर्व बल मिलेगा। जी धन्यवाद। बहुत अच्छी बात है। ये तो जो विश्व का बाजार है और जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, ये तो एक दुर्संधि है जिसके कारण ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि वर्तमान केंद्र सरकार जो 2020 की जो शिक्षा नीति है उसमें क्षेत्रीय भाषाओं को सर्वाधिक महत्व दिया है। वो सरकार सही ढंग से समझ रही है कि यदि अपनी नई पीढ़ी में अभिव्यक्ति को सही ढंग से व्यक्त करना है, देश भाव जगाना है, अपने लोगों के प्रति राग का भाव जगाना है, तो क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से ही हमें शिक्षा देनी होगी। ये तो अब ये तय हो गया है, इसलिए धीरे धीरे इसका विकास होगा। आप सभी को जानकारी होगी कि बहुत से जो IITs हैं उसमें हिंदी के माध्यम से पढ़ाई 1-1 घंटे की शुरू हो गई है। तो इस दिशा में कदम बढ़ा है, और हमें प्रार्थना करना चाहिए ईश्वर से कि इस प्रकार की सरकारें आए जो अपनी सांस्कृतिक चेतना से संपन्न हो, जो सांप्रदायिक कहने से डर न जाए, बल्कि संप्रदाय का अर्थ तो एक संप्रदाय विशेष होता है, उसमें अच्छी बात है तो अपने जनता के समक्ष रखें। और एक बात और मैं जोड़ देना चाहता हूं, इसमें चुनाव का माहौल है कि अब ये जो बहुसंख्यक वर्ग है जिसकी लोग आलोचना करते थे, अब इसकी आलोचना करके कोई राजनीति हमारे देश में नहीं कर पाएगा। इसको साथ लेकर के इसको राजनीति करनी पड़ेगी, और जब राजनीति करेंगे तो हमारी सांस्कृतिक चेतना का उन्नयन होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
आपने जो भविष्यवाणी की है वह सत्य हो, सटीक हो और अपना आकार और स्वरूप ग्रहण करे, यह हमारी हार्दिक आत्मिक इच्छा है। योगी जी को पुनः मुख्यमंत्री के रूप में हम पाकर के प्रफुल्लित होंगे। जी सर। प्रसन्नता होगी, राष्ट्र की प्रसन्नता, कहीं तुलसी की आत्मा प्रसन्न होगी, राम की मर्यादा को विस्तार मिलेगा, कृष्ण के विवेक को विस्तार मिलेगा और शंकर का मानस विश्वव्यापी होगा, कण कण में शंकर होगा। यह अद्भुत दृश्य केवल अभूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं, अपूर्व मुख्यमंत्री हैं। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हे भारत माता, अगर मेरी आवाज सुन रही है तो अपने इस वरद पुत्र को एक बार पुनः गद्दी पर प्रतिस्थापित कर देना। इसलिए नहीं कि योगी जी ऐश्वर्य के भूखे हैं, ऐश्वर्य की उपासना करते हैं, कर्मयोगी हैं, कर्म की उपासना करते हैं। और इन्हीं भावनाओं के साथ हम सभी का अगर सदप्रयास होगा, सब में मंगल की भावना होगी, तो योगी जी आएंगे। और हम एक एक व्यक्ति अगर प्रयास करेंगे, आज आवश्यकता है राम के सेना में उन वानरों की तरह हम लोगों का प्रयास होना चाहिए कि हम लोग एकदम कदम कदम हर क्षण हम लोग सरकार की वापसी की कामना करें और उस पर कर्म करें। इसी आशा और अपेक्षा के साथ सर को अद्भुत पाथेय के लिए मेरा विनम्र प्रणाम, आपकी सरलता को प्रणाम। प्रोटोकॉल में आप उत्तर प्रदेश के स्टेट मंत्री हैं का दर्जा प्राप्त है मुझे राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी के नाते और लोक प्रशासन के विद्यार्थी के नाते, लेकिन सरलता और सहजता इतनी लगता है कि पूरे लोक पहल और दर्शकों से इतना निकटता है, इतना नैकट्य है, जिसका कारण एकमात्र है सरलता और सहजता। अपने मुख्यमंत्री भी कि अगर सबसे बड़ी विशेषता है तो उनकी सरलता है, कोई आडंबर नहीं, हर व्यक्ति उनके साथ जुड़ा हुआ है। और लोकतंत्र की वास्तविक परिभाषा यही है, लोकतंत्र रंग महलों में केंद्रित न हो जाए, वो सन्यासी के घर से निकलेगा तो लोकतंत्र परिपक्व, परिष्कृत और सुनिश्चित होगा। इसी मंगल कामना के साथ सर को मेरा पुनः प्रणाम और बहुत बहुत हृदय से आभार। हमारे अगुआ श्रीमान डॉक्टर संतोष सिंह जी, डॉक्टर बीके सिंह जी के मैं उनका एक तरह से छोटा भाई हूं और पूरे लोक पहल के संचालन में डॉक्टर बीके सिंह का अभूतपूर्व योगदान है। डॉक्टर आलोक चौहान सर जो नहीं होते तो इस आभासी माध्यम के माध्यम से यह योगी गीत प्रदेश में प्रतिस्थापित नहीं हो पाता। यह तीन हमारी विभूतियां हैं। पार्थीकर सर हैं जो पूर्वांचल विश्वविद्यालय से हैं, हमारे डॉक्टर मान सिंह सर हैं जो जुड़े हुए हैं, शारदानंद तिवारी जी जो गाजीपुर से अपनी अलख जगा रहे हैं, और हम लोग सबका सदप्रयास निश्चित रूप से पुनः योगी सरकार के आगमन का होगा। इसी मंगल के साथ सबको मेरा सादर प्रणाम और आज की सभा की संगोष्ठी को हम लोग समाप्त करें। नमस्कार भाई साहब। सर आप कर सकते हैं। बहुत अद्भुत उद्बोधन रहा सर आपका, हम लोग लाभान्वित हुए। आगे भी हम लोग ऐसी अपेक्षा रखते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपका मार्गदर्शन और आपका स्नेह पाथेय के रूप में आशीर्वाद हमें जरूर मिलेगा सर, मिलता रहेगा।